हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हमारा दूसरा वीडियो है इन द प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। आपने काफ़ी अपने आसपास बच्चों को देखा होगा, अपने इंडिविजुअल किसी पर्सन को देखा होगा कि उनको पढ़ने लिखने और चीज़ें समझने में, सोशल गैदरिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है और किस किस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल और विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज बाय होता है लर्निंग इन डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स डिस्पाइट हैविंग अ नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड एक्यूरेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए अपॉर्चुनिटी भी होता है और एक नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी होता है, फिर भी इनको एकेडमिक्स में परेशानी आती है, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग आती है एंड डिफ़िकल्टी इन यूजिंग देयर एकेडमिक स्किल्स। अब ऐसा क्यों होता है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर किसी इंसान का, किसी बच्चे का एक नॉर्मल आईक्यू है, फिर उसको कैसे पढ़ाई में दिक्कत आ सकती? एक इसलिए इसका नाम बड़ा है स्पेसिफिक। कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, लाइक किसी को सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम होगी, किसी को सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग में दिक्कत होगी लेकिन वो इंग्लिश में अच्छा होगा। सो इट अफेक्ट्स हाउ एन इंडिविजुअल्स एक्वायर, प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन identified by during school years, school age, and can persistent for adulthood। देखिए, अगर बचपन में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं कि इसको कुछ स्पेसिफिक टाइप की लर्निंग डिसऑर्डर हो सकती है, तो आप उसी टाइम समय उसका डायग्नोसिस करवाएं, डॉक्टर से मिले, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जिससे मिलना है मिलिए, डायग्नोस करवाइए। अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है ये एडल्टहुड तक ये कैरी ऑन हो सकता है। ये एक इंडिविजुअल का कौन सी एबिलिटी को अफेक्ट करता है कि वो इंफॉर्मेशन, किसी पे जानकारी को ग्रहण कैसे करता है और प्रोसेस कैसे करता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है। एक्वायर, प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन। अब कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या था कि अच्छे से वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, पुअर स्पेलिंग एंड डिकोडिंग एबिलिटीज़, पुअर डिकोडिंग एबिलिटीज़। डिस्ग्राफिया लिखने में। कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया के कौन सा होता है? डिफ़िकल्टीज इन नंबर सेंस, कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। अभी हम डिटेल में इस सारे डिसऑर्डर्स को आगे देखेंगे। लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। विजुअल प्रोसेसिंग। नॉन वर्बल लर्निंग होती है कि काफ़ी बच्चे ना वर्बल इंफॉर्मेशन तो गैदर कर लेते हैं लेकिन वो नॉन वर्बल चीज़ों, क्यूज़, हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाते हैं, उनसे नहीं सीख पाते हैं। फिर है कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। राइट। तो आज हम ये कुछ 10 तरीके के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब हम इसके ना पढ़ने से पहले कुछ कॉजेज़ देखते हैं कि ये सब होते कैसे हैं। पहला कॉज हो सकता है हमारा न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़। ब्रेन इंजरी हो गई, स्ट्रोक आ गया, डिजनरेटिव कोई डिसऑर्डर हो गया, डिजीज़ हो गया, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम आपको डिसऑर्डर से भी ये स्किल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, एकेडमिक स्किल्स में। जेनेटिक कॉजेज़, हेरिडेटरी फैक्टर और सिंड्रोम। सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम अगर किसी बच्चे को है तो उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। हेरिडिटरी फैक्टर्स या हम फैमिली हिस्ट्री में देख सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके किसी एंसेस्टर को ये बीमारी थी तो आपको भी होने के चांसेस हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा। बचपन में हो सकता है आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो या आपकी कोई कंडीशन ऐसी बनी हो जिसमें आपको एंजाइटी और डिप्रेशन आपको एक्सपीरियंस हुआ हो काफ़ी सालों तक। ये ट्रॉमा, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का जो कंडीशन है, ये प्रेसिपिटेट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इन अ चाइल्ड। फोर्थ है फिजिकल एब्नॉर्मलिटीज, मतलब ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होना, क्लेफ्ट पैलेट और लिप, वोकल कॉर्ड जो होता है वो डैमेज ही हो जाना, इसका मतलब वो बोल ही नहीं पाएगा। राइट। ब्रेन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी है या ग्रे मैटर कम है या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा है, कम है, इम्बैलेंस है, हार्मोन बॉडी में कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इन सब की वजह से भी किसी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। फिफ्थ इज़ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कंजेनाइटल डीफनेस हो सकता है, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस हो सकता है,
लाइक बर्थ के टाइम से ही आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है सुनने में, आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो आगे चल के इस चीज़ में प्रेसिपिटेट हो। 6th इज डेवलपमेंटल फैक्टर्स। काफ़ी बच्चे होते हैं जो लेट बोलना शुरू करते हैं। वो लेट बोलना इसलिए शुरू करते हैं कि हो सकता है बचपन में, जैसे 2 बच्चे हैं, जो बच्चा है, जो पहला बच्चा है वो 3 साल में बोलना चालू कर रहा है और दूसरा वाला 5 साल में। क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंटल कुछ डिलेज़ हो रहा है इस हिसाब से। और अगर 5 साल तक आपका बच्चा हो गया और आप नहीं उसको उसका बातें सुन पा रहे हो, या वो समझ पा रहा है, या वो अगर बच्चा आपका नहीं बोल पा रहा है, तब आप ध्यान दें, हो सकता है उसको कुछ डेवलपमेंटल डिलेज़ हो रहे हो, और ऐसा ना हो कि आगे चल के उसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर हो जाए। प्रीमैच्योर बर्थ की डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्री मैच्योर बर्थ। अगर कोई बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होने के बजाय 8वें या 7वें महीने में हो रहा है या उससे पहले, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। प्री मैच्योर फैक्टर्स उसमें दिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लैक ऑफ एक्सपोजर या प्रीनेंटल फैक्टर, कोई इन्फेक्शंस हो गया हो, टॉक्सिन, लेड मर्करी किसी किसी थ्रू किसी के थ्रू हमारे बॉडी में आ गए हो, बच्चे में इन्फेक्शन हो गया हो, लाइक जीका वायरस और एनी टाइप ऑफ रूबेला वायरस, राइट। सो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस हो सकते हैं कि अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम है लेकिन वो सुन अच्छे से सकता है, तो साउंड टू टेक्स्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं। या अगर कोई बच्चा लिख अच्छे से सकता है, अगर उसको अच्छे से सुनाई दे रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट डिवाइस आते हैं, ऐसे डिवाइसेस। या कुछ बिहेवियरल इंटरवेंशन हम उनके ऊपर कर सकते हैं, सीबीटी दे सकते हैं, या कुछ और इंटरवेंशन उसके ऊपर लगा सकते हैं, कुछ और थेरेपीज लगा सकते हैं। अब हम एक एक करके सारी जो भी हमने पढ़ा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 एक जैसा है, तो मैंने इनको 3 को एक कैटेगरी में रखा है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विद एक्यूरेट ऑफ फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन एंड बाय पुअर स्पेलिंग एंड डिकोडिंग एबिलिटीज। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो अच्छे से वर्ड को समझ नहीं पा रहा है, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, जो लिखा है उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है वर्ड को, इसका मतलब वो रीड नहीं कर पा रहा है। रीड नहीं करेगा, समझ नहीं रहा है, इसका मतलब वो डिकोड अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है एनी काइंड ऑफ वर्ड, जिससे उसको स्पेलिंग और राइटिंग में दिक्कत आएगी, या स्लो रीडिंग स्पीड होगी, स्लो राइटिंग स्पीड वो फेस करेगा। इंटरवेंशन की बात करें तो ऑडियो बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच एक सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस दे सकते हैं, फोनिक्स की हम पढ़ाई करवा सकते हैं, राइट, राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है विथ हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, अच्छे से सुंदर तरीके से वो इंसान लिख नहीं पा रहा है, स्पेलिंग वो गलत उल्टी पुल्टी लिख रहा है, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों अलग है, सेम है। लाइक पी को अगर वो उल्टा करता है, उसको लगता है ये 6 है, 6 को वो पी लिखता है। और हम कह सकते हैं कि डब्लू को एम, एम को डब्लू, राइट। सिम्टम्स की बात करें तो उसकी हैंड राइटिंग पुअर होगी, लेटर साइज़ ऊपर नीचे होंगे, बहुत गैप करेगा, स्पेसिंग देगा, स्पेलिंग में और लेटर फॉर्मेशन में इसको प्रॉब्लम आएगी, ट्रबल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड वी कैन से हैंड फटीग की कंप्लेंट्स आएगी कि लिखते लिखते तो मैं थक ही जाता हूँ। काफ़ी बच्चों के आपने ये सुना होगा, भले ही वो लिखी एक ही लाइन रहा है लेकिन वो लिखते लिखते थक जा रहा है, क्योंकि उसको लिखने में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में, हैंड राइटिंग में वो स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है उसको डिस्ग्राफिया हो, और अगर अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस हो जाए तो हम इसके ऊपर अलग अलग इंटरवेंशंस देके इसको ठीक कर सकते हैं, इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका। फाइन मोटर स्किल्स, हैंड आई मूवमेंट, जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती है वो करवा सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम इसको दे सकते हैं, अलग अलग असिस्टिव टूल्स टेक्नोलॉजी से हम इसको अवगत करा सकते हैं। नाउ थर्ड इज डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, दैट एन इंडिविजुअल स्ट्रगल्स विथ न्यूमेरिकल सेंस।
न्यूमेरिकल एबिलिटी में उसको दिक्कत होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग में इसको दिक्कत होती है, कैलकुलेशंस में मेनली इसको दिक्कत होती है। सिम्टम्स की बात करें, ये नंबर्स को नहीं समझ पाएगा, उल्टा सीधा लिखेगा, इसको नंबर सीरीज़ याद नहीं होंगी। अगर हम 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं तो 1 2 फिर बहुत स्पेस देख के 3 4 फिर बहुत स्पेस देख के 5 और 6, ऐसे स्पेसिंग में इसको दिक्कत आएगी, साइज इश्यू आएगा, अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होती हैं उसमें दिक्कत आएगा। हो सकता है ये बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास तक बहुत अच्छा हो मैथ्स में, लेकिन उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज बढ़ती हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो ये ना कर पाए। ट्रबल इन स्पेशल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, और डिस्कैलकुला में अगर इसको नंबर में दिक्कत आ रही है तो ये डेली लाइफ में जो इसका फंक्शन हो रहा है, मैथमेटिक्स स्किल्स जो अप्लाई कर सकते हैं हम रियल लाइफ सिचुएशन में, उसमें दिक्कत आएगी। इंटरवेंशन की बात करें तो हम इसको प्रैक्टिस के थ्रू अलग अलग कैलकुलेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज लगा के इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए जो भी मैं बोल रही हूँ आप इसके नोट्स बना सकते हैं। लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है, देखिए इसमें आपको दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। लैंग्वेज है मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी ही, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चा है, जो इंसान है, वो समझ नहीं पाएगा, अच्छे से लिख नहीं पाएगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा। स्पोकन इंग्लिश उसकी, ये स्पोकन कोई भी लैंग्वेज उसकी इम्पेयर्ड होगी, डिफ़िकल्टी होगा उसको समझने में, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगा, वोकैबुलरी उसको याद नहीं हो पाएगी, ग्रामेटिकल रूल्स में वो बहुत गलतियाँ करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी गलत होगी, कॉम्प्रिहेंशन जो सॉल्विंग होती है वो भी इसकी इम्पेयर्ड हो सकती है। इंटरवेंशन की बात करें तो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज थेरेपी दे सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हम कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अलग अलग कोई भी सोशल ग्रुप सपोर्ट ग्रुप हम ज्वाइन करवा सकते हैं। और फिफ्थ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन का डिसऑर्डर क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑडिटरी है, बच्चा अच्छे से सुन नहीं पा रहा है तो वो उसको समझेगा कैसे, प्रोसेस कैसे करेगा, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। भले ही उसकी, देखिए एक बच्चा को सब कुछ सुनाई देता है लेकिन वो उसका मतलब नहीं समझ पा रहा है, तो उसको एकेडमिक में आएगा ना दिक्कत। It involves difficulty in processing and interpreting auditory information despite having normal hearing। इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो स्पोकन इंस्ट्रक्शंस है वो हम समझ नहीं पाएंगे, अलग अलग साउंड्स में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे ये कौन तेज बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, पुअर लिसनिंग। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है हमारा डिसऑर्डर, वो है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब विजुअल है तो इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो जो देख रहा है उसका सेंस नहीं बना पा रहा है, मतलब वो उसको समझ नहीं पा रहा है, भले ही उसकी एक नॉर्मल विज़न है, वो देख पा रहा है जैसा जो भी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि इसका मतलब क्या है। डिफ़िकल्टी इन इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन डिस्पाइट हैविंग अ नॉर्मल विज़न। इसमें सिम्टम्स में क्या आएगा, क्या डिफ़िकल्टीज आएगी उसको। स्पेशल अवेयरनेस में विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप उसको समझ में नहीं आएगा, दो सिमिलर चीज़ या डिफरेंट चीज़ में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, राइटिंग और रीडिंग इन सब में तो भाई दिक्कत आएगा ही। इंटरवेंशंस में देखिए आप अलग अलग थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, विजुअल थेरेपी है, यूज़ ऑफ विजुअल एड है, विजुअल ट्रैकिंग एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। सेवेंथ है हमारा नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल देखिए ये चार अलग अलग है, मैं आपको बताती हूँ। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है, वर्बल लर्निंग भले ही उस बच्चे का ठीक है लेकिन वो वर्बल जो नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं, स्पेशल रीजनिंग जो होती है उसमें उसको दिक्कत आती है। कैसे, वो फॉर एग्जांपल आपने किसी बच्चे को बोला कि यहाँ से पानी उठा के टेबल पे रख दो, वो समझ गया, उसने कर दिया, लेकिन आप अगर हैंड जेस्चर करोगे ना, सिर्फ आप दिखाओगे कि भाई इसको हाथ उठा कर कि इसको ऐसे और ऐसे रख दो बिना बोले, तो वो आपका हैंड जेस्चर नहीं समझ पाएगा या फेशियल एक्सप्रेशन नहीं समझ पाएगा कि आप गुस्सा हो या आप कुछ बोल रहे हो करने को। नॉन वर्बल जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, उसमें उसको दिक्कत आएगी, जिसमें वो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन नहीं समझ पाएगा, बॉडी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आएगी,
मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है, विजुअल स्पेशियल अगेन उसमें टास्क करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरवेंशन, कोई सोशल सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हैं, सोशल उसको ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो और जनों से सीखे, सोशल कॉन्टेक्स्ट में रह के, सिचुएशन में रह के सोशल स्किल ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं टू इम्प्रूव मोटर कोऑर्डिनेशन एंड विजुअल स्पेशल स्किल्स। 8th है हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग्स। कोई बच्चा सिर्फ एवरेज अच्छा से कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब उसके पास कोई बड़ा टास्क आता है, कोई बड़ा गोल आता है, तो वो चीज़ करने में फेल हो जाता है। जैसे आसान एग्ज़ाम दे देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में जो क्लास टेस्ट होते हैं छोटे छोटे, उसमें भले ही वो एवरेज परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वही सारे एग्ज़ाम्स जब मेन एग्ज़ाम में आते हैं या ईयरली जो भी फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास के ईयरली, उसमें आते हैं तो वो नहीं कर पाता है मैनेज। क्यों? क्योंकि उसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम्स है। देखिए सिम्टम्स इसके देखते हैं हम। ऑर्गेनाइजिंग टास्क में डिफ़िकल्टी आती है, टाइम इफेक्टिवनेस में आता है, डिफ़िकल्टी विथ वर्किंग मेमोरी, अटेंशन एंड गोल सेटिंग, इम्पल्सिविटी एंड चैलेंजेस ऑफ विथ सेल्फ रेगुलेशन। अब इसके इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्लानर्स बनाओ, रिमाइंडर बनाओ, शेड्यूल बनाओ भाई कि हमको ये काम करना है, ये चैप्टर ख़त्म करना है। एक दिन में मैं एक चैप्टर करूँगा तो 10 दिन में 10 चैप्टर हो जाएगा, और 11वें दिन मेरा एग्ज़ाम है तो मैं रिवाइज़ कर लूँगी। इंटरवेंशन सीबीटी लगा सकते हैं, अलग अलग हम टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सिखा सकते हैं, अलग थेरेपीज दे सकते हैं। फिर है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखिए अलग अलग, देखिए बहुत सारे सेंसरी इनपुट, सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आते रहते हैं। हम कितने सारी चीज़ें देखते हैं कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, कितनी सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं। पूरा जैसे आज का दिन है, आपने बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियसली अवेयर होके की होगी, कई चीज़ें आपने देखी होंगी पर ध्यान नहीं दिया होगा, कई चीज़ें आपको करने को बोला गया होगा, आपने कुछ किया होगा, नहीं किया होगा। सो ये जितने भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं ना इन्वायरमेंट से, उसको हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर किसी का फ़ोन आया और हमको सुनाई दिया फ़ोन पे कि पौधे में पानी डाल देना, सो आप जो आपने सुना है सेंसेस से, कौन से सेंसेस से? हियरिंग वाला जो आपका सेंस है, जो आपका ऑडिटरी सेंस है, आपने उससे सुना और आपको समझ में आया कि अच्छा मुझे पौधे में पानी डालना है, और आपने पानी डाला। इसका मतलब आपके सेंसेस और आपका जो माइंड है अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा, उसको आप कुछ भी काम बोलते होगे, वो काम नहीं करता होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो शैतानी कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो। इसके सिम्टम्स क्या है? ओवर और अंडर सेंसिटिविटी टू सेंसरी स्टिमुलाई, लाइक साइट लाइट से होता है, साउंड से होता है, टच और टेक्सचर से होता है। डिफ़िकल्टी विथ सेंसरी इंटीग्रेशन विच कैन इम्पैक्ट अटेंशन, और हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मोटर स्किल्स एंड बिहेवियर, चैलेंजेस विथ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेंसरी सीकिंग, अवॉइडिंग बिहेवियर्स। अब इसकी इंटरवेंशन की बात करें तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ होती हैं, और आप सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन सब के साइको एजुकेट आप इन बच्चों को कर सकते हो, समझा सकते हो। लास्ट है हमारे स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। ये भी थोड़ा बहुत वो लर्निंग और लैंग्वेज वाले से ही है, ये सेम डिसऑर्डर। थोड़ा सा इसमें क्या दिक्कत है? दैट इट इफेक्ट्स द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ग्रामर में प्रॉब्लम होना, वोकैबुलरी में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट कब होता है? डेट इट इफेक्ट्स द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स विदाउट एन ऑब्वियस कॉज। जैसे इसको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इस बच्चे को कोई डेवलपमेंटल डिले होगा, ये बढ़िया से अपना ग्रोथ कर रहा है और बचपन से ही ये ठीक है और अच्छे से ये बढ़ रहा है, डेवलपमेंट इसका अच्छे से हो रहा है। फिर भी इसमें क्या दिक्कत है? ये ग्रामर नहीं समझ पा रहा है, कॉम्प्लेक्स वर्ड सेंटेंसेस को बना नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। इसको बोलने में, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बोलने में और लिखने में दिक्कत आती है, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत आती है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं कि जो मेरे माइंड में जो भी मैं बोल रही हूँ, आपको जो सुना रही हूँ,
मेरे पास ये एबिलिटी है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं लिख सकती हूँ, उस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ उस लैंग्वेज में मैं उसको कॉम्प्रिहेंड करके राइट डाउन कर सकती हूँ पेपर पे। बट जिसके पास, जिसको स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होगा वो ये सब नहीं कर पाएगा। इंटरवेंशन की बात करें तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी हम दे सकते हैं। कुछ टारगेटेड इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे अगर किसी को सिर्फ वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है तो उस विषय में हम उसको ट्रेन करते हैं। किसी को सिर्फ ग्रामर में है, किसी को सिर्फ राइटिंग स्किल्स या स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल में एक्सप्रेशन में है, उसको हम कुछ टारगेटेड इंटरवेंशन देके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब इन सब चीज़ों में अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट क्वेश्चन कि आपने इतना कुछ पढ़ा अभी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में, इसमें मेनली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पुअर मेमोरी होगी, डिफ़िकल्टी इन फोकस, कंसंट्रेशन पुअर होगा, अटेंशन स्पैन कम होगा, डिफ़िकल्टी इन टेलिंग टाइम, राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन होगा, हैंड आई पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, स्पीच डेवलपमेंट डिले होगा, डेवलपमेंट ही डिले होगा, डिले होगा, प्रॉब्लम विथ लिसनिंग, फॉलोइंग स्ट्रक्चर, समझ नहीं पाएगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से नहीं दे पाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएगा, हो सकता है एनजाइटी और रेस्टलेसनेस का वो शिकार हो जाए या बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर शो करने लगे बच्चे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत हो सकती है, तो किसी को राइटिंग में हो सकती है, तो किसी को किसी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी भी स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आपको मदद मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। तब तक के लिए, जब तक हम अगला वीडियो लेके नहीं आते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके नहीं आते, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे अगेन वीडियो और नॉलेज आपके लिए मैं पक्का लाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।